यह हमारे मुख्य डाकघर हिसार का कार्यालय है और आज दिनांक 18 अप्रैल 2025 को इस कार्यालय में पिछले वर्ष किए गए कार्य के लिए समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया है और जिन कर्मचारियों ने अच्छा उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है अपने अपने क्षेत्र में, उन सभी कर्मचारियों को सम्मानित करने का आयोजन किया जा रहा है। तो आइए अंदर चलकर देखते हैं। श्री दीपक जी सहायक अधीक्षक डाकघर पश्चिम उपमंडल, श्री मनदीप जी सहायक अधीक्षक डाकघर हिसार पूर्व उपमंडल, श्री किशन सचदेवा जी पोस्ट मास्टर तिरका प्रधान डाकघर, श्री राममेर यादव जी डाकपाल हिसार प्रधान डाकघर, वह सभी मंडल प्रभारी और हिसार मंडल के सभी डाकघरों से पधारे डाकपाल, उप डाकपाल, TRIP, ME, APM सभी का आज इस व्यवसाय समीक्षा बैठक में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि आप सभी को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पता भी चल गया होगा कि सर्किल ऑफिस अम्बाड़ा में प्रत्येक डिवीजन की मीटिंग अभी हुई थी, जिसमें सभी डिविजनल हेड, सभी इंस्पेक्टर, ASP सर्किल ऑफिस में गए थे और इससे पूर्व डायरेक्टोरेट लेवल पर एक मीटिंग सभी सर्कल हेड्स की हुई थी। तो जिसमें माननीय मंत्री महोदय द्वारा इस बार मीटिंग में ये एजेंडा दिया गया है कि हमारी जो पिछले वर्ष की व्यवसाय अर्जित जो हमने किया है उसमें अर्जित व्यवसाय का 25% ग्रोथ हमने इस साल कर लिया है। तो उसके लिए प्रत्येक सर्कल और डिवीजन अपनी अपनी प्लानिंग तैयार करे कि वो 25% इंक्रीज किस प्रकार हमें करना है। तो इसी क्रम में सभी डिविजनल हेड और उनकी पूरी टीम को सर्किल में बुलाया गया था और प्रत्येक दिन दो डिवीजन को बुलाया गया था और एक बंदे को खड़ा करके एक्शन प्लान पूछी गई थी कि आप अपने डिवीजन के अंदर जाकर इस एक्शन प्लान को किस प्रकार लागू करें। तो मंत्री महोदय का स्पष्ट ये है कि 25% इस साल हमें ग्रोथ करनी पड़ेगी। यानी पिछले साल हमने अगर 100 खाते खोले हैं तो इस बार हमें 125 खाते खोलने, यानी 25% के अपने ऑफिस के अंदर जाएंगे तो वहां जाकर आपने उस रूपरेखा को इम्प्लीमेंट करना है ताकि हमारा जो ग्रोथ है, हमने जो वहां आश्वासन दिया है उसमें अपना मंडल उसको पूरा कर सके। तो इसी क्रम में आज ये बैठक बुलाई गई है और इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं IT टीम से अनुरोध करूंगा कि वो प्रेजेंटेशन चलाकर आप सभी को दिखाएंगे कि किस दफ्तर ने क्या अचीवमेंट की है। तो उस अचीवमेंट के आधार पर आपको अपने ऑफिसों का पता लगेगा कि आपका दफ्तर ने पिछले वर्ष कितना काम किया है। तो मैं IT टीम से अनुरोध करूंगा कि एक बार वो स्लाइड चलाएं और हमारी परफॉर्मेंस को सभी आपके साथ साझा करें। के बारे में बात करेंगे। 1/4/2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक में अचीवमेंट की बात करूंगा। सबसे पहले प्रथम स्थान पर जो शिक्षक है इनको 2024-25 के लिए 1800 छात्रों का लक्ष्य दिया गया था और इन्होंने 3459 छात्रों को 192% टारगेट को अचीव किया है। अभिनंदन करें बहुत ही शानदार प्रदर्शन। और इसके बाद 2 नंबर का पास श्री रंजीत खड़ग जी है, इनको भी 1800 का टारगेट दिया गया था और इन्होंने 3042 खाते खोल कर 169% टारगेट को अचीव किया। बहुत शानदार प्रदर्शन है। इसी प्रकार तृतीय स्थान पर नई मंडी सिरसा श्रीमती दीपमाला जी, इनका टारगेट के 1800 खाते का था और इन्होंने 2453 खाते खोलकर 170% जो है अचीवमेंट किए है। बहुत शानदार प्रदर्शन।
और 4 नंबर पर एचपीए विशाल है तो सिंगल हैंडेड एसओ है 1800 का टारगेट था 1937 खाते खोलकर 104.50% इन्होंने टारगेट को अचीव किया है। बहुत शानदार प्रदर्शन। इसी क्रम में जेसीडीवी विद्यापीठ सिरसा ये भी सिंगल हैंडेड एसओ है 900 खातों का लक्ष्य था 940 खाते खोले इन्होंने 104% अचीवमेंट है। बहुत ही शानदार प्रदर्शन इनका भी। और इसी श्रृंखला में मंडी आदमपुर एसओ महेंद्र जी है यहाँ और 400 हमारा डिलीवरी एसओ इनका 1800 का टारगेट था और 1657 खाते खोलकर 92% इन्होंने अचीवमेंट किए। बहुत ही शानदार प्रदर्शन इनका भी। इसी प्रकार टोहाना एसओ का 3600 का टारगेट था और 3305 खाते खोलकर 91% इन्होंने टारगेट को अचीव किया है। बहुत ही शानदार प्रदर्शन इनका भी। इसी श्रृंखला में बरवाड़ा एसओ 400 ऑफिस है इनका भी और बाकी सभी ने अच्छा किया है। लेकिन अब मैं कुछ लास्ट में जो एसओ है उनका मैं जिक्र करूंगा। सबसे जो पीछे है मिनी सेक्रेटरी इलाहाबाद 1800 का टारगेट था। अभी ये रिसेंटली एसओ खुला हमारा 120 खाते खोले 6% अचीवमेंट है। यहाँ काफी स्कोप है और इस एसओ में हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। एसपीएम मिनी सेक्रेटरी इलाहाबाद से अनुरोध है कि वो थोड़ा सा जोर लगाए और इस बार जो लक्ष्य दिया जाए जो इन्होंने अचीव किया है उसका नहीं बल्कि जो अलॉटेड टारगेट है उसमें 80% की वृद्धि करें ताकि पीछे का शॉर्टफॉल भी पूरा किया जा सके। और इस बार उन्हें जोर लगाने की ज्यादा जरूरत है। और जिन ऑफिस के अंदर आधार ऑपरेटर नहीं है तो उन सभी कार्यालय प्रभारियों से अनुरोध है कि 2-3 आधार ऑपरेटर अपने ऑफिस में वो तैयार रखें ताकि कोई कर्मचारी जब छुट्टी पर चला जाता है तो उसके एवज में आधार का काम ना रुके। इसके अलावा सर्किल ऑफिस में जो मीटिंग हुई थी उसमें एक चीज पर और विशेष ध्यान दिया गया था कि जो आधार की ट्रांजैक्शन है उसके जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाते हैं वो स्पष्ट डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं तो उसको जो अपलोड करते वक्त विशेष सावधानी हमें रखनी है ताकि जो उधर यूटीआई से हमें कमीशन मिलना है उधर से हमें कमीशन उसका पूरा मिले। अभी बताया गया कि हमें नाम मात्र का ये कमीशन इस वर्ष के लिए मिला है। ज्यादातर हमारा जो हमने काम भी किया और हमारे को उसका इंसेंटिव भी नहीं मिला। मेन उद्देश्य हमारा सिर्फ यही है कि हमारी समस्या का समाधान हो हमारी समस्या पेंडिंग ना रहे। इसी प्रकार कस्टमर के साथ रिलेशनशिप रखनी है। अगर हमारे ग्राहकों के साथ संबंध ठीक हो गए तो निश्चित तौर पर हमारा बिजनेस बढ़ेगा और बिजनेस बढ़ेगा तो आपका रेवेन्यू के लिए आपको कहीं घूमना नहीं पड़ेगा। और राजी अग्रवाल से अनुरोध करूंगा कि वो आए कि हमें किस प्रकार और थोड़ा सा हम बेटर कर सकते हैं, किस प्रकार हम अपना व्यवसाय बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार हम अपने इशार मंडल को ऊंचाइयों पर लेकर जा सकते हैं। तो श्री राम विलास। धन्यवाद रोहिला जी। आदरणीय अधीक्षक महोदय, मेरे साथी इंस्पेक्टर एएसपी साथी, दोनों एचओ के पोस्टमास्टर और विभिन्न हमारे डिवीजन के डाकघरों से आए हुए मेरे साथी डाकपाल उप डाकपाल महोदय, वो उसका सारा पर्पज रोहिला जी ने बता दिया है। काफी विस्तार में इन्होंने बताया है और हमारे इस मीटिंग के क्या पॉइंट्स हैं, क्या उद्देश्य है, क्या एजेंडा है, क्या हमें करना है, वो सारी बातें इन्होंने क्लियर कर दी है। और जहां तक मैं समझता हूं कि सारी बातें आपने ध्यान से सुनी होंगी और इन सब बातों को सिर्फ आपने सुनना ही नहीं, इन पर अमल भी करना है, इनको एक्शन प्लान में भी लाना है। इन सब बातों को सब यहाँ पर मीटिंग के लिए बुलाते हैं, पीसी भी लेते हैं, बातें एक कान से सुनी जाती है दूसरे कान से निकाल दी जाती है, कोई उन पे एक्शन नहीं होता। ये तो सब ऐसे ही होता है, चलता रहता है। लेकिन आप इस चीज को समझो कि अब वो दौर चला गया है, अब वो समय नहीं है कि हमने सिर्फ सुन लिया, सुनकर चले गए और फिर भी काम अपनी स्टाइल में, अपनी मर्जी से, अपने तरीके से ही हमने किया। अब ऊपर से लेकर नीचे तक जो सारा एडमिनिस्ट्रेशन है, मंत्रालय है हमारा,
हमारी सरकार है वो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो चीफ साहब ने अभी हमारे मीटिंग के लिए बुलाया था 11 अप्रैल को, हम सभी लोग गए थे, तो उन्होंने एक बात हमें बताई कि भी आप अब इस बात को बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दें सभी कि टारगेट जो है सिर्फ फरवरी मार्च में आएंगे, तब हम देख लेंगे, झूठे सच्चे खाते खोलकर इधर उधर करके अपने टारगेट पूरे कर देंगे। उन्होंने स्पष्ट बोला है कि अब ये नहीं चलेगा, हर महीने में भी नहीं, हर हफ्ते हर दिन का टारगेट हमें सेट करना है और वो हमें अचीव करना है, तभी हम अपना लक्ष्य पूरा करते हैं। अब आपने देखा है कि अभी 31 मार्च हमारा गया है, 31 मार्च के जाने के बाद फिर चीफ साहब ने मीटिंग बुला ली और इस मीटिंग में उन्होंने स्पष्ट बोला है कि अभी से अपना काम शुरू कर दो। ये नहीं हमें इंतजार करना है कि अभी तो साल शुरू हुआ है, अभी तो बहुत टाइम है, कर लेंगे देख लेंगे, वो नहीं, अभी से कैंप लगाना शुरू करें। सभी सब डिविजनल हेड को बोला है और डिविजनल हेड को भी बोला है कि आप सभी लोग कैंप्स लगाएं और जो टारगेट्स दिए जाते हैं उन टारगेट्स को पूरा हर हाल में पूरा करवाएं। जो महीने का वीक का टारगेट जो दिया है उस टारगेट को हर महीने में हर वीक में पूरा करना है। ये नहीं कि जी जो बैकलॉग रह जाएगा, आप जैसे मान लो अप्रैल के महीने के जो टारगेट दिए हैं ग्रुप में डालने हैं हमने, ग्रुप के माध्यम से आपने देखा होगा जो अप्रैल के महीने का टारगेट दिया है आपको एसबी के अकाउंट्स, पीएलआई आरपीएलआई वगैरह पॉलिसी का इनका, तो अप्रैल का आप सब लोग कोशिश करें, निवेदन है मेरा कि अप्रैल का जो टारगेट है वो अप्रैल में ही पूरा कर ले, ताकि उसका प्रेशर ये ना रहे कि भी अप्रैल के बचे हुए टारगेट फिर मई में पूरे करने हैं टारगेट। ये आप मान लो पूरे तो करने हैं, जितना आप बैकलॉग छोड़ोगे, जितना आप कमी छोड़ोगे वो कैरी ऑन होती रहेगी और आप पे प्रेशर बढ़ता रहेगा। देखो हमारे पास और कोई चारा नहीं है, करना पड़ेगा और करने से ही काम चलेगा। इस बात को अच्छी तरह से हमें सब ने अपने मन में सोचना है, ठीक है। और एक दूसरा जो है एक छोटी सी बात में, और अभी जैसे चीफ साहब ने सरप्राइज विजिट की थी नारनौल की शनिवार को, तो उन्होंने ये कहा जो वहां पर एसपीएम थे उनको कहा कि भी आप जो है ना अभी 1 साल की बोला आप अपने ऑफिस की रिपोर्ट निकालो, कितने साइलेंट अकाउंट है, कितने लाइव अकाउंट है, कितने 1 साल में खोले, कितने 10 दिन में खोले, D+0 की हालत क्या है, पीएमए में कितना काम किया। ये अब तो आप सबको अपने ऑफिस की रिपोर्ट निकालना और देखना भी आना चाहिए। ये नहीं है कि आप इस काम के लिए अपने सिस्टम मैनेजर पर डिपेंड रहें या आईटी सेल पर डिपेंड रहें। जो भी आप एसपीएमशिप का काम कर रहे हैं तो आपको अपने ऑफिस की किसी भी ऑफिस में साहब निकालो और रिपोर्ट निकलवाएंगे, एसपीएम से निकलवाएंगे, और नहीं निकालेंगे एसपीएम ने तो फिर हालत खराब। वो कहते हैं कि आपको अपने ऑफिस की हर टाइप की रिपोर्ट निकालनी आनी चाहिए कि मेरे ऑफिस में मैंने क्या काम, ताकि आप अपना मूल्यांकन अपने आप कर सकें कि मैंने क्या काम किया है मेरे ऑफिस। तो वो साथियों वो चीज भी आपने थोड़ा सीखनी पड़ेगी, कोई मुश्किल नहीं है। कभी सिस्टम मैनेजर का चक्कर लगता है कि आपको तो आप एक एक रिपोर्ट करके आप कि भाई आपने ऑफिस के लाइव अकाउंट कैसे निकाले गए, कितने ऑफिस कितने खाते आपने खोले हैं वो कैसे निकाले गए, आपने कितने ट्रांजेक्शन किए हैं सीबीएस में, कितने ट्रांजेक्शन किए हैं 1 साल के दौरान या 6 महीने या 3 महीने के दौरान, वो आपको आनी चाहिए। कितनी रजिस्ट्री स्पीड बुक करी है वो रिपोर्ट बैक ऑफिस की आपको निकालनी आनी चाहिए। ये सारी चीजें आनी चाहिए। और चीफ साहब ने एक बात और कही, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि जो रजिस्ट्री से रिपोर्ट बुक करते हैं केवल कुछ एक ऑफिस बुक करते हैं, जो टीएसओ होते हैं ज्यादातर उनको एक एक बात, वो छोटी छोटी बातें पता है चीफ साहब को। उन्होंने कहा कि बहुत सारे टीएसओ होते हैं हमारे, वहां पर रजिस्ट्री से रिपोर्ट बुक नहीं करते हैं, वो केवल और केवल जमा निकासी का काम करते हैं। अगर उनके पास कोई रजिस्ट्री से रिपोर्ट बुक करवाने आ जाता है, कोई पीएलआई आरपीएलआई जमा करवाने आ जाता है, वो कहते हैं इस ऑफिस में नहीं होती, वहां चले जाओ, वहां उस नजदीक उस ऑफिस में चले जाओ, उस ऑफिस में चले जाओ। कहते हैं ये प्रैक्टिस होती है, ये प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब हर महीने रिपोर्ट निकाल के देखी जाएगी कि किस ऑफिस में कितनी रजिस्ट्री से रिपोर्ट बुक करी है, और अगर किसी ऑफिस में रजिस्ट्री से रिपोर्ट बुक नहीं होती तो फिर उस पर मतलब संज्ञान लिया जाएगा इस बात की। तो साथियों ऐसा नहीं करना, हर एक ऑफिस में सारे काम करने हैं, सारी सुविधाएं हमने पब्लिक को देनी है। हमारा पोस्ट ऑफिस खुला है तो सारी सुविधाएं देने के लिए खुला है, किसी भी काम के लिए मना नहीं करना कि ये काम यहाँ नहीं होगा वहां चले जाओ।
ये नहीं है कि सिर्फ हमने जमा निकासी कर दिया और काम हो गया हमारा। आधार के लिए ऐसे ही आधार के लिए भेज सकते हैं। और आधार में उन्होंने बताया कि आधार अगर है किसी ऑफिस में, आधार सेंटर उसको बनाया हुआ है, हार्डवेयर भी ठीक है, यूजर भी है, और फिर आधार नहीं बन रहे, इसका मतलब ये हुआ कि उस ऑफिस का इंचार्ज आधार सेवा पब्लिक को देना नहीं चाहता है। देखो, जब हमने किसी सेवा का शुरुआत की है किसी ऑफिस में, तो वो सेवा हर हाल में पब्लिक को मिलनी चाहिए। ये नहीं है कि सेंटर तो बना दिया, मैं तो सिर्फ यही काम करूंगा, केवल ये सुविधा तो नहीं मिलेगी। या अगर वो आधार सेंटर है, सुविधा नहीं दे रहे, इसका मतलब ये है कि वो वहां पर वो सेवा देना ही नहीं चाह रहे जानबूझ के। ये उसका मतलब निकाला जाएगा और इसको सीरियसली लिया जाएगा। तो ये सारी चीजें उन्होंने बड़ी गहराई से, बड़ी विस्तार से बात की। 2 घंटे स्पेशल बोला। एक चीफ का 2 घंटे बोलना किसी मीटिंग में बहुत बड़ी बात होती है। तो उन्होंने तो ये सारी बातें हैं साथियों। तो अब सिर्फ और सिर्फ मेरी सारी बातों का निचोड़ यही है कि सिर्फ और सिर्फ हमारा काम करने से ही काम चलेगा। हम अब ऐसा वो दौर चला गया कि भाई अब देख लेंगे, कर लेंगे, ये हो जाएगा, टाइम पास हो जाएगा, वो नहीं होगा। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा साथियों, मेरे और भी सब डिविजनल हेड हैं, उन्होंने कुछ बोलना है। तो मेरी इन थोड़ी सी बातों, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप थोड़ा सा इन बातों पर मनन करेंगे, चिंतन करेंगे और इनको अपने एक्शन प्लान में लाएंगे। थैंक यू। और मैं श्री मनदीप जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी आए और चंद अनुभव शेयर करें। आदर और सम्मान की योग्य अध्यक्ष डॉक्टर प्रसाद मंडल और प्यारे साथियों, सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी जो परिमंडल स्तर पर डिविजनल हेड्स के साथ सीपीएम जी सर ने मीटिंग ली, उसका उद्देश्य यही था कि पिछले साल का हमारा प्रदर्शन कैसा रहा और इस साल उसको कैसे 25% तक बढ़ाया जाए। तो कुछ चीजें थी, हर एक लेवल पे काम किया जाना है। जैसे कि बीओ लेवल की बात करें तो जो फिलहाल हमारा बीओ मदद कर सकता है, एक तो बुकिंग है। बुकिंग कोई भी बीओ नहीं कर रहा। ज़्यादातर हम एसओ में जा रहे हैं तो पता लग रहा कि बीओ का कस्टमर एसओ में आ रहा है। तो कोशिश करें, हम ये कोशिश करेंगे, ऑलरेडी मीटिंग फिक्स की गई है कल को सभी बीपीएम और एबीपीएम के साथ। हम उनको इंस्ट्रक्शन यही देंगे कि बीओ की जुरिडिक्शन में जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन आ रहे हैं वो उनकी बुकिंग वहीं पे करें और आप भी उस चीज़ को अलाउ ना करें। कोई आता है तो हमें रिपोर्ट करें। और पीएसपी के केस में टारगेट्स पहले से डिसाइडेड हैं और अब एनुअल टारगेट्स नहीं है। जैसा कि सभी को पता है, अप्रैल महीने में अगर ईस्ट सब डिवीजन की बात करूं तो पर बीओ पर मंथ 25 यूएसबी अकाउंट और करीब 7 अकाउंट्स एसएससी की हैं और वो हमने हर हाल में पूरा करना है। और पूरा करने का तरीका जो हम पहले करते आए हैं कि आप खाता खुलवा लीजिए और लोकलाइजिंग से हम इन्फ्लुएंस करते रहे हैं कि खुलवा लो। वो काम नहीं करेगा क्योंकि वो चीफ साहब ने भी यही बताया कि वो हमें चंदे के रूप में ट्रीट करते हैं कि ठीक है, मेरा दोस्त आया है, इंसिस्ट कर रहा है तो ठीक है, 100 रुपये का खोल दो यार, छोड़ो। और जबकि हम उसको उसकी यूटिलिटी नहीं बता रहे। असल में हम उनको बता सकते हैं कि इसका फायदा असल में क्या हो सकता है। सीनियर सिटीजन को हम गाइड कर सकते हैं कि वो सीनियर सिटीजन अकाउंट खुलवा सकते हैं, अपने ग्रैंड जो पोता नाती हैं उनके नाम पे माइनर अकाउंट्स खुलवा सकते हैं। उससे एक फैमिली में भी अच्छा माहौल होगा, है ना। उससे उनका एक्चुअल में जो बेनिफिट होना वो उनको हम बता सकते हैं, है ना। कोई भी बल्क मेलर है, एसओ लेवल पे, टाउन लेवल पे आप कॉन्टेक्ट करेंगे या एटलीस्ट अपॉइंटमेंट ले लीजिए, हमें बता दीजिए। आप नहीं बात कर पा रहे हैं, हम बता देंगे, हम मिल लेंगे। लेकिन एटलीस्ट एसओ लेवल पे अपने पोस्टमैन से बात कीजिए कि उसकी जुरिडिक्शन में कितने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, बल्क मेलर है, कोई इंटरनेशनल आर्टिकल जिसको भेजना है, चाहे कोई जो बुटीक है, तो कोई भी है कि चाहे वो डोमेस्टिक है चाहे इंटरनेशनल है, आप एटलीस्ट एक मीटिंग फिक्स करवा दीजिए हमारी। तो इतना तो हमें करना होगा। और आधार को प्रायोरिटी दें। चीफ साहब ने भी यही बार बार जोर दिया कि आधार और जो पासपोर्ट केंद्र है, ये 2 चीजें हैं जिनसे हमारी रेलेवेंसी बनी। बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जो विजिट कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस में, और अगर हम उनको सर्विस नहीं दे पाते तो
बैड इम्पैक्ट भी जाता है। और आधार एक ऐसी सर्विस भी है जिसके साथ भीड़ भी आती है, उसमें छोटा भी है और बड़ा भी है, अमीर भी है गरीब भी है, आधार सबको चाहिए, आधार के बगैर कुछ नहीं। तो एटलीस्ट आधार के बहाने हमें एक भीड़ मिल रही है, तो उस भीड़ को खोने ना दें। जहाँ पे आधार किट अवेलेबल है फंक्शनल रखें प्लीज। तो ये काम किया जा सकता है। और जैसे कि जो बीओ लेवल पे बस्ती है, मजदूर है ना, मुस्लिम आबादी जहाँ रह रही है, बहुत सारे जैसे इवन भट्ठा कंपनी है, कोई बड़ा आश्रम है, आप अपने निजी कॉन्टैक्ट वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ पे जस्ट एक मीटिंग के लिए, गैदरिंग के लिए, किसी भी रूप में बेनिफिट्स बताने के लिए हम बैठे हैं। आप जस्ट इंश्योर कीजिए कि आपके एरिया में जहाँ भी कोई मौका है वो हम ग्रैब कर पाए, हमसे पहले कोई और ना पहुंचे। और पहुंचेगा तो हमसे बेटर तो ऑफर नहीं कर पाएगा। हम हमारे कंपटीटर आपको पता होनी चाहिए कौन है, ज़्यादा सबसे बड़ा LIC हो या कोई भी और है। तो हम इस कैपेसिटी में हमेशा रहें कि कोई भी हमसे पूछता है कि आपसे ही क्यों लूँ मैं सर, तो आप ये बता पाएँ कि क्यों हम बेटर हैं, हमारा बोनस कम है या प्रीमियम कम है या आफ्टर सेल सर्विस कम है या ज़्यादा है ना, डोर स्टेप हम दे सकते हैं, है कि नहीं, बुढ़ापा पेंशन है, AEPS हम डोर स्टेप पे दे सकते हैं। तो वो सब चीज़ें हैं जो हम एक तरीके से जोड़ सकते हैं और ओवरऑल जो उसको चाहिए कॉम्बो के रूप में वहीं पे दे सकते हैं हम। किसी को पोती के लिए खाता खुलवाना है, मदर के लिए, फादर के लिए, हर वो चीज़, इवन अदर बैंक से विड्रॉल है, मनरेगा के जो है, इवन करीब 50 लोग तो हम बैठे ही हैं अपने अपने गांव में। अगर जाके अपने अपने सरपंच से बात करें और ऑन एन एवरेज आप देखेंगे कि एक गांव में कम से कम 250 मनरेगा वर्कर्स होते हैं जो एनरोल होते हैं। तो अगर 250 में से भी अगर हम मान लें कि अगर 200 अकाउंट भी हम खोल पाएँ और वो भी सिर्फ एक स्कीम के खोल पाएँ, तो वो कोई अच्छा अमाउंट होता है और उससे उनका हमसे जुड़ाव भी बनेगा। एक बार वो जुड़ेंगे तो उनको हम कन्विंस कर लेंगे फर्दर चीज़ों के लिए, ठीक है। और प्लीज़ एक चीज़ का ध्यान रखें कि ज़्यादातर SPM हम देखते हैं कि वो डिपेंडेंट हैं अपने ही काम के लिए। ऐसा ना करें, आप अपने ऑफिस के सुपरवाइजर हैं और किसी को कोई दिक्कत आती है तो आप पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन होने चाहिए। आप समस्या का हिस्सा ना बने, हल का हिस्सा बने। जैसे कि अभी भी अगर बहुत सारे लोग ट्राई करेंगे तो खुद iGOT पोर्टल नहीं खोल पाएंगे, है ना, कर्मयोगी पोर्टल नहीं खोल पाएंगे, ट्रेनिंग तो दूर की बात। इंडिया पोस्ट की ईमेल ID मोस्ट ऑफ द ऑफिस की नहीं चल रही होगी या पासवर्ड भी नहीं बता पाएंगे, उनके फ़ोन में तो लॉगिन भूल ही जाओ होगा वो, है ना। अच्छा, CRM पोर्टल है वो मोस्ट ऑफ द लोग नहीं कर पाएंगे, आधार की रिपोर्ट जनरेशन नहीं कर पाएंगे। CPT MIS सर्वर अभी करीब 2-3 साल पहले से ही अवेलेबल है, आप अपने फ़ोन से भी, उसके लिए लैन की जरूरत नहीं है। CPT MIS सर्वर है जो CPT मैसूर ने बनाया है, उसमें आपको हर तरह की रिपोर्ट अवेलेबल है। आपको मेल की चाहिए, चाहे वो बुकिंग, डिलीवरी, PMA, था, या फिर CBS की चाहिए, अकाउंट ओपनिंग, क्लोजर, साइलेंट, इंक्लूडिंग BOSO, सब चीज़ अवेलेबल है, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन की चाहिए, इंटरनेशनल चाहिए, डोमेस्टिक चाहिए, हर वो चीज़ आपको एक्सेल और PDF में, जिसको आप फिल्टर लगा के ऑफिस वाइज, डेट वाइज, डिवीजन वाइज अपने से कंपैरिजन करने के लिए ऑफिस वाइज भी आप कैसे भी जनरेट कर सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शन है, लेकिन आप ज़्यादातर लोग वो कर भी नहीं रहे हैं। वो आंकड़ों से देख ही लिया हमने, समीक्षा से, और लेकिन करना है उसके लिए एक ही तरीका है कि हम अपने आप को तैयार करें कि जिस तरह के लक्ष्य दिए जा रहे हैं उसके लिए हम तैयार हों, अपने आप को रेडी रखें। तो एक चीज़ आप सभी माने, इंक्लूडिंग मैं भी, तो विभाग हमारा अच्छा खासा ख्याल रखता है सभी सुविधाओं के रूप में, ठीक है, आर्थिक रूप से भी। और ये जो थोड़ा मोटा सूट वूट इज्जत हमें मिली है विभाग की तरफ से ही मिली, नहीं तो आपसे हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी घूम रहे हैं और उनको कोई नहीं पूछ रहा। सच मानिए, BTech MTech सब 10-12 हज़ार में आप यहाँ पे खड़े होकर आवाज़ लगाएंगे, 15 हज़ार वो यहाँ लाइन लगा लेंगे और आपसे मेरे से ज़्यादा अच्छी डाटा एंट्री, ब्राउजिंग, सर्फिंग, AI सब कर लेंगे, ठीक है। तो हमें इनकम्पिटेंट साबित नहीं करना, ठीक है। किसी ने हमें टारगेट दिया है तो इट्स ओके, हम अपने आप को आजमा के देखते हैं और जितना हमारा ख्याल रखा जा रहा है हम भी विभाग का उतना ही ख्याल रखेंगे, ठीक है। ट्रेनिंग के लिए तैयार रहें, पूछने के लिए तैयार रहें। कम से कम ये आने वाले 2-3 दिन खुद पे लगाएं कि जितने भी पोर्टल हैं, चाहे CRM है, पिनैकल का MIS रिपोर्ट है, आधार से रिलेटेड सर्वर है,
और अपना पीसी पोर्टल है, या कोई ट्विटर है, ऑफिस की मेल आईडी है, CPTMIS सर्वर है, ये सारे आपके टिप्स पे होने चाहिए कि रिपोर्ट में क्या क्या अवेलेबल है। नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे, किसी बीओ को आप नहीं बोल पाएंगे कि इतने दिन से आर्टिकल आपके यहाँ क्यों पड़ा है। तो D+0 आप जनरेट भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो भी CPTMIS सर्वर पे। ठीक है, तो ये सब चीजें इंश्योर करनी है। और किसी भी अगर ऑफिस का इस प्रकार का इश्यू है कि D+0 इस वजह से नहीं हो पाता क्योंकि बीओ में लेट डाक जारी किसी भी वजह से, या किसी MC की वजह से, या गाड़ी की वजह से, तो वो प्लीज बताएं, आज ही बता दें, ग्रुप में डाल दें या इंडिविजुअली मैसेज कर दें हमें भी, तो वो हल हो जाएगा। लेकिन ये काम हमने करना है, हमें एक चैलेंज मिला है कि अपनी रेलिवेंसी हम साबित करें। और रेलिवेंसी के लिए यही है, जो नई स्कीमें हैं, आधार है, POPS की है, या फिर इंटरनेशनल अगर हम कुछ बिजनेस ला सकें, है ना। आप लोगों को पता है एक स्पीड पोस्ट लोकल में 15 से 41 रुपए, और वही अगर इंटरनेशनल बुक कर रहे हैं तो 1000+ भी जा सकती। समझ सकते हैं आप, कहाँ वही एक आर्टिकल 2 मिनट लेगा मैक्सिमम इंटरनेशनल है तो, और लोकल स्पीड पोस्ट भी तकरीबन उतना ही, 30-40 सेकेंड, समय उतना ही है, लेकिन आपका रिवेन्यू साफ साफ दिखेगा वो। तो हमने क्वालिटेटिव मीन्स कस्टमर ग्रीवियंस, खुद की ट्रेनिंग और सारे स्टाफ की ट्रेनिंग, अकाउंटिंग प्रॉपर हो, इन सब चीज़ों पर ध्यान रखना। और क्वांटिटेटिव हमारा वो रिफ्लेक्ट भी करना चाहिए कि रिवेन्यू बढ़ा है। और इस साल हमें थोड़ी सी और ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं। कोई आपको पॉलिसी बॉन्ड इस्पेक्ट करने के लिए शायद नहीं देगा, बीमा कंपनी, है ना। तो हमें नए कस्टमर भी ढूंढने हैं, नए कस्टमर हमें खोजने होंगे। और उम्मीद करता हूँ कि सब बातें समझ आई हैं, इसलिए प्लीज़ ध्यान रखिए और सेहत का भी ख्याल रखिए। थैंक यू। अब मैं दीपक जी से अनुरोध करूंगा कि वो भी आए और वो भी अपने अनुभव शेयर करें। आदरणीय अधीक्षक महोदय, हमारे दोनों सहायक अधीक्षक महोदय, इंस्पेक्टर महोदय, दोनों प्रधान डाकघरों के पोस्ट मास्टर व हिसार मंडल से आए हुए हमारे विभिन्न ऑफिसों से हमारे कार्यालय के साथी, 11 अप्रैल को हमें चीफ साहब ने समीक्षा मीटिंग में बुलाया था और सभी से हमारे से प्लान पूछे थे कि हमें आगे कैसे टारगेट्स को अचीव करना है। आदरणीय अधीक्षक डाकघर महोदय, सहायक अधीक्षक, निरीक्षक डाकघर, पोस्ट मास्टर साहब और मेरे सभी साथियों, आपको सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सबको अवगत है, समीक्षा मीटिंग है ये, तो सबसे पहले तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया है। हमने इसमें देखा कि कुछ ऑफिसेज हमारे ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, परंतु कुछ ऑफिसेज उसके कंपैरिजन में ज्यादा ऑफिसेज ऐसे हैं जिनके पास से अच्छा कार्य नहीं आया है। तो अगर मिलकर काम करते हैं हम तो एक संपूर्ण हिसार डिवीजन की छवि ऊपर आती है कि हर चीज में परसेंटेज हमारा ऊपर आता है। जैसा कि मेरे से पूर्व अधिकारीगणों ने बताया, हमारे 4-5 पॉइंट है जिन पे हमारे को फोकस करना है। CPM जी साहब की जो मीटिंग हुई थी उसमें एक तो POSB का हमारा लक्ष्य जो होता है, जो हमारा हर साल आता है, हम उसमें 25% या 50% से ज्यादा वृद्धि करेंगे। उसको वीकली रिव्यू करेंगे, मंथली नहीं होगा, वीकली रिव्यू होगा, इवन डेली बेसिस पे हम अपने आप का लक्ष्य देखेंगे कि हम कितना अचीव कर रहे हैं। उसके बाद आधार ट्रांजैक्शंस के लिए बहुत फोकस किया उन्होंने कि कुछ ऑफिस ऐसे हैं जो सिंक, वैसे हमारा साथ में सिंकिंग तो अच्छी थी लेकिन जो ट्रांजैक्शन है वो और अच्छी हमारे को इंक्रीज करनी है। D+0 के ऊपर फोकस करना है। SO के अंदर बहुत इजी तरीके से BO पे मॉनिटर किया जा सकता है कि आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं। हम सब डिवीजन के बेस पे भी हम मेल ओवरसीयर को भी बोलते हैं या जिस BO में जाते हैं वहां भी ये चेक करते हैं कि आपका D+0 क्यों नहीं आ रहा है, परसेंटेज क्यों इंप्रूव नहीं हो रही है। लेकिन अगर SO लेवल के ऊपर थोड़ा सा मॉनिटरिंग हो जाए तो हमारे को भी सहयोग मिलेगा और एक ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी आएगी। ये 3-4 पॉइंट है, आपको जरूर इन पे फोकस करना है। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार हम और भी अच्छा, फिर पहले से बहुत अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन करें। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद सुधांशु जी। अभी मैं पिछले हफ्ते सचिन तेंदुलकर जी को आप सभी जानते होंगे, उनका इंटरव्यू सुन रहा था।
तो वो किसी होटल के अंदर गए और वहाँ एक वेटर उनके पास आता है, अक्सर मुझे आपसे बात करनी है। तो सचिन तेंदुलकर जी ने सोचा भाई ये कहता होगा कि मैं आपका फैन हूँ और मुझे आपकी ऑटोग्राफ चाहिए, परंतु ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने एक बात तो जरूर कही कि मैं आपका फैन हूँ, लेकिन सर मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप खेलते हैं तो आपके हाथ में जो सेफ्टी गार्ड है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत है कि जब आप स्वीप मारते हो तो वो बाधा बनता है। तो उसकी बात सुन के सचिन तेंदुलकर बड़े खुश हुए। वो कह रहे मैं काफी दिन से नोट कर रहा था कि मैं जब स्वीप लगाता हूं तो ये हाथ आड़े आता, लेकिन उस प्रॉब्लम को मैं नहीं समझ पा रहा था। तो उसने उसने कहा कि मैं किसी से राय भी लेना चाहता था, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरी कमी को बताया और मैं इसको दुरुस्त करूंगा। और कुछ दिन के बाद उन्होंने अपना सेफ्टी गार्ड बदला और उसके मुताबिक वो चीज की, और उसके बाद जो उन्होंने स्वीप लगाए तो बहुत ही मतलब अच्छे स्वीप लगे और अच्छे वो खेले। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आपके वर्क प्लेस पे कोई भी छोटा कर्मचारी है चाहे बड़ा कर्मचारी है, अगर वो आपको काम की बात बताता है, आपको अच्छी बात बताता है, आपके अंदर इंप्रूवमेंट करता है वो, तो हमें वो चीज अडॉप्ट करनी चाहिए। हमें अपनी पोजीशनिंग को ठीक करना है। तो जो लो परफॉर्मिंग ऑफिस है उनको अपना शुद्धिकरण करने की आवश्यकता, अपना आकलन करने की आवश्यकता है कि हर बार मैं ही आखिरी में क्यों रहता हूं, हर बार मेरा ही नाम आखिरी में क्यों आता है। ये जो टॉप परफॉर्मर है हर बार यही टॉप परफॉर्मर क्यों रहते हैं। अब ज्योति मैडम को बरवाड़ा रोड भेज लो तो बरवाड़ा रोड टॉप पे है। अब उनको एम 80 में भेजेंगे तो आप एम 80 टॉप पे देखोगे, उनको 80 सिटी में भेजते तो 80 सिटी टॉप पे देखोगे, दीपमाला को नई मंडी में भेजते तो नई मंडी टॉप पे है, अब एमटीसी में भेजा तो एमटीसी टॉप पे है। तो यहाँ हमें थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। ऐसा उनके पास क्या फार्मूला है, क्या उनके पास स्ट्रेटजी है कि किस प्रकार वो अपनाते हैं, वो टॉप पे रहते हैं। तो हमें ये रीच करने की आवश्यकता है। तो अगर हम इस प्रकार थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे ना, निश्चित तौर पर टारगेट कोई बड़ी चीज नहीं है, आत्म मंथन करने की जरूरत है हमें। और मेरा विशेष फोकस उन लोगों पर है जो हर बार नीचे रहते हैं, हर बार नीचे रहते हैं, वो थोड़ा इंप्रूव अपने आप को करें ताकि मुख्य धारा में वो लोग आ सके और उससे डिवीजन जो हमारा है ऊंचाइयों पर पहुंचे। मैं इसी श्रृंखला में सतपाल जी से अनुरोध करूंगा कि वो भी आए और अपने अनुभव वितरित करें। आदरणीय अधीक्षक महोदय और प्रिय साथियों, सभी को नमस्कार। जैसा कि देख ही रहे हैं हम सब, विभाग बहुत बदलाव की स्थिति में है और इस बदलाव के साथ साथ हमें चलना है, टेक्नोलॉजी के रूप में भी और प्रोसीजरल रूप से भी। काफी चीजें हम देख रहे हैं कि सरलीकरण बहुत अधिक हुआ है। जैसे रजिस्ट्री और स्पीड पोस्ट के आर्टिकल है वो 4 बैग नहीं बनते, अब एक ही बैग बनता है सर। रजिस्ट्री स्पीड पोस्ट के बैग एक बनते हैं। आरटीएम सभी ऑफिसों में जाती है, आपकी डाक वहीं पहुंचती है। तो बदलाव हमारे सरलीकरण तो हुआ ही है, इसके साथ साथ व्यवसाय जो वृद्धि है उसकी तरफ भी ध्यान देना है। अप्रैल के माह में 15 साल में मैं पहली मीटिंग देख रहा हूँ कि टारगेट अचीविंग के लिए कोई मीटिंग अप्रैल के माह में हुई। तो इसके साथ ही हमें चलना है और पीपीएम डायरेक्ट एसओ से ज्यादा लिंक कर होते हैं। रूटीन में उनका डेली काउंट आपके पास आता है, पीपीएम भी आपके पास आते हैं। और आप पिछले 4-5 साल में देख रहे हो जो बीपीएम आ रहे हैं वो इतने क्वालिफाइड नहीं है, तो उनको ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। हालांकि सब डिवीजन के रूप में भी हम दे रहे हैं ट्रेनिंग, साथ के साथ मेल ऑफिसर जा रहे हैं या कभी विजिट या इंस्पेक्शन होती है उस दौरान हम ये सारी चीजें देखते हैं। लेकिन आपसे रूबरू वो प्रतिदिन नियमित आधार पे होते हैं, तो थोड़ा सा उनकी तरफ भी देखना। यदि कोई ट्रेनिंग की उनकी आवश्यकता हो, किसी को कोई काम ना आता हो, तो यदि आप बता पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हमारे संज्ञान में जरूर लाते हैं। तो जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया 2024-25 में उन सबको बहुत बहुत बधाई, और जो थोड़े से कम रह गए वो इस वित्त वर्ष 2025-26 में बहुत अधिक अपना आत्म मंथन करके और खुद को सुदृढ़ करके अपने अच्छों के ऊपर लाएंगे, ऐसी मेरी कामना है। इसके साथ ही मैं
विराम लेते हुए अपना स्थान लेता हूँ। धन्यवाद। इसी श्रृंखला में मैं कटारिया जी को बुलाने से पहले एक छोटी सी बात, आप आ जाएं इतने, मैं और आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि धीरू भाई अंबानी रिलायंस के मालिक हैं, आप सभी भली भांति उनसे अवगत भी हैं। उन्होंने अपने 30 साल के करियर के अंदर अपनी कंपनी के लिए बढ़िया सीईओ नहीं ढूंढ पाए थे वो, और जब उन्होंने सीईओ का इंटरव्यू लिया तो उस इंटरव्यू में अमित भाई जैन जो है इंटरव्यू के लिए आए, बहुत भारी आदमी थे वो। तो जब उनका इंटरव्यू आधे घंटे का हुआ लगभग, और आधे घंटे में जब इंटरव्यू के बाद वो निकले वहां से, तो उन्होंने कहा मैं रिलायंस का सीईओ नहीं बनना चाहता, और उन्होंने रिजेक्ट कर दी वो ऑफर। तो धीरू भाई बड़ी मुश्किल से उस भाई को ढूंढ कर ले आए थे कि ये मेरी कंपनी को इजाफा देगा और मेरी कंपनी को प्रॉफिट में लेकर आएगा। हुआ क्या कि उसके बाद जब वो गेट के पास पहुंचे तो धीरू भाई ने उनको आवाज लगाई कि आपके पिताजी की तबीयत कैसी है। तो वो एकदम मुड़े, और मुड़कर उन्होंने देखा कि आपको कैसे मालूम कि मेरे पिताजी बीमार है। उन्होंने कहा कि मेरी कंपनी में जो भी इंटरव्यू देने आता है तो मैं उसके परिवार का भी ख्याल रखता हूँ, उसके परिवार में क्या दुख चल रहा है क्या सुख चल रहा है। तो मुझे पता था आपके पिताजी बीमार हैं। वो आए और मुड़े और उन्होंने वो ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद वो करोड़ों की जो कंपनी हुई रिलायंस, वो उस सीईओ का बड़ा योगदान था। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि हमें कोई दुख सुख के लिए हमारे पास कोई आता है या मिलने आता है, बतौर अधिकारी भी कोई कर्मचारी हमारे से मिलने आता है, तो हमें उसका दुख सुख का ध्यान रखना आवश्यक है। अगर हम उसके दुख सुख का ध्यान रखेंगे, निश्चित तौर पर वो टारगेट अचीव करेगा, लक्ष्य अचीव करेगा, हमें उसकी बात सुननी चाहिए। तो इसी प्रकार आपके पास कोई ग्राहक आता है तो उसको झिड़क के नहीं बोलना, आपने उसकी समस्या को भी समझना, उसके सुख दुख को भी समझना है। तो इन बातों का ध्यान, ये है छोटी छोटी बातें, लेकिन इनका असर बहुत दूर तक जाता है। अब कई लोग देखते हैं आप काउंटर पे इतनी शानदार नौकरी करते हैं कि मैं उनका बड़ा मतलब कायल हो जाता हूँ। अभी पिछले दिनों एक ग्राहक आई सहारनपुर के अंदर, उन्होंने मेल की हमें कि आपके जो अंजनी केडिया पीए हैं वो इतनी अच्छी सेवाएं दे रहे हैं, अगर आप उसको सम्मानित क्यों नहीं करते। तो मैंने अधीक्षक महोदय से बात की, उन्होंने कहा आज ही करते हैं काम, उसको अभी बुलाओ, और इस टाइम हमने उसको सम्मानित किया। तो पब्लिक सारा कुछ देखती है, ऐसा नहीं कि पब्लिक इग्नोर कर रही है उन चीजों को, पब्लिक ध्यान रखती है। तो एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने इस ड्राइव में इस वर्ष में शानदार प्रदर्शन किया है, मैं उन सब के लिए आप सभी से अनुरोध करता हूं कि जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें कि उन सितारों की वजह से हमारे मंडल का नाम रोशन रहता है, और हम उन्हें इसी प्रकार बुलाते रहेंगे, उसी प्रकार उनका मान सम्मान भी करते रहेंगे। मैं ज्यादा ना बोलते हुए अब मैं कटारिया जी से अनुरोध करूंगा कि वो भी अपने अनुभव शेयर करें। परमादरणीय अधीक्षक महोदय, सहायक अधीक्षक महोदयगण और मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि विधि भी है कि हम सब लोग आज यहाँ इस विषय में इकट्ठे हुए हैं। पिछले साल में जो टारगेट आए उसका रिव्यू हुआ है। बहुत से ऑफिस ने बहुत अच्छा काम किया, कुछ एवरेज में है, कुछ थोड़ा सा पीछे है। तो जो थोड़ा पीछे है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि जी वो भी थोड़ा सहयोग करें। अपने हिस्से की जो हिस्सेदारी है, अगर वो सभी मिलके करेंगे तो मतलब टारगेट अचीव करना आसान हो जाता है। और दूसरा, बाकी तो सब बातें सब लोगों ने बताई दी क्या क्या है। मेरा भी एक मेन यही है कि जो एसपीएम्स हैं, जो हमारे पीओ इनसे अटैच हैं अकाउंट ऑफिस से, उनसे अनुरोध है कि वो पीओ पर थोड़ा सा मॉनिटरिंग करें, और कुछ एक मतलब उनको एक्टिव मोटिवेशन भी करें। नए नए लड़के आ रखे हैं आजकल भी, एकदम थोड़ा सा नए हैं, उनको पता नहीं है, तो कम से कम उनमें क्या हो रहा है वो हमें मतलब बताते रहे। जैसे कई बार कोई 2 दिन नहीं आ रहा है, डाक नहीं लेके जा रहा है, और कहीं कहीं से ये रिपोर्ट आती है कि हम अकाउंट खोलते हैं 20-20 दिन हमें पासबुक नहीं मिलती। उससे गांव में लोग बोलते हैं पासबुक नहीं आई तो आप हमारे पैसे खा जाओगे, इस तरह के मैसेज आते हैं। तो मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि डीओ लेवल से जो भी अकाउंट आते हैं उनको कम से कम 10 से 1 दिन में उनकी पासबुकें बना के अगर भिजवा दें तो ऐसा इश्यू नहीं आएगा, और थोड़ा उनको बहाना भी मिल जाता है कि मेरे को तो
2 महीने हो गए मेरी पासबुक नहीं आई। मैं गांव में अकाउंट कैसे खोलूं, लोग खुलवाते नहीं। मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा जो डीओ के काम है, कई बार कैश काश की दिक्कत आ जाती है, बुढ़ापा पेंशन में तो गांव के लोग नाराज हो जाते हैं। तो आप लोगों के सहयोग के बिना सब डिवीजन का टारगेट और चलाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जो भी बीपीएम्स हैं, एबीपीएम्स हैं, डाक वाले हैं, वो डेली आपके यहाँ आते ही आते हैं। आपका उनसे डेली मेल मिलाप होता है और हमारा तो डेली नहीं हो पाता है। मॉनिटरिंग हम भी रखते हैं। तो जैसे साहब ने बताया D+0 है, कुछ और इश्यू है। और अभी जैसे इंटरेस्ट लगाना है तो जिन जिन बीओ से पासबुक नहीं आ रही है, एसबी की, सुकन्या की, उनको आप बार बार बोलेंगे तो ये सब हो जाएगा। तो अगले साल के नए टारगेट के लिए मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि सभी अपना हिस्सेदारी लगा के और अपने डिवीजन में टारगेट 100% करें। धन्यवाद। अब मैं पोस्ट मास्टर से अनुरोध करूंगा कि वो भी आए और थोड़ी सी प्लानिंग भी बताएं कि किस प्रकार सिरसा एक्टों में हम इम्प्रूव कर पाएंगे। और एक बात और मैं आप सभी के समक्ष विदित करना चाहता हूं कि जब से सचदेवा जी पोस्ट मास्टर आए हैं, सिरसा एक्टों में मैं बिलों में देख रहा हूं, कई चीजों में देख रहा हूं व्यापक सुधार हुआ है। तो मैं अनुरोध करूंगा ताली बजाकर इनका अभिनंदन किया जाए। थोड़ी सी के साथ एक उम्मीद और रखता हूं कि इस बार टारगेट में इस आरएचओ को आपने पछाड़ना है। धन्यवाद सर। आदरणीय अधीक्षक महोदय जी, सहायक अधीक्षक महोदयगण और एसडीआई सर, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। और मेरे साथियों, देखो मैं तो ऑपरेटिव स्टाफ में हूँ। मैं इन सबको जो बातें इन्होंने बताई हैं उनको फॉलो करने की पूरी कोशिश करूँगा। और जो साथी आज प्राइज ले रही हैं, जिन्होंने अच्छा काम किया है, उनको मेरी शुभकामनाएं। और आगे के लिए मैं भी और हम साथी मिलकर काम करेंगे ताकि अपना जो डिवीजन है टॉप पे रहे। मैं अब रामेर यादव जी पोस्ट मास्टर इशारतों से श्री रामेर यादव जी से अनुरोध करता हूँ कि वो आए। और इस बार सिरसा ने आपसे ऊपर जो है टारगेट करने का आश्वासन दिया है, तो आपसे भी उम्मीद करता है कि वो जज्बा बना रहे और देखते हैं कॉम्पिटिशन में कौन जीता है। अधीक्षक महोदय, एसपी साहिबान, इंस्पेक्टर साहिबान, मेरे सभी एसपीएम साथियों, रोहिला जी जो बता रहे हैं ना, कोशिश करेंगे और 100% ये भी टारगेट अचीव भी करेंगे। बाकी मैं आपको बताऊं, उस दिन चीफ साहब के साथ मीटिंग में मैं भी था, और जो कड़क स्वभाव है, अब ये जगदीप जी तो लपेटा में आ चुके, बाकी किसी ने बचना है तो मेरा कहना यही है, भाई काम करो। और कोई भी सर्विसेज है ना, मैं पब्लिक के बीच में बैठता हूँ, पहले टेबल थी उस तरफ, अब मैं बैठता हूँ। और डिवीजन ऑफिस से इस चीज के लिए गवाह है कि मेरी यहाँ से कोई कंप्लेंट नहीं जाए, कभी भी कोई आदमी नहीं गया आज तक। मेरा रवैया ये है कि इसको एक गिलास पानी पिलाओ ठंडा, सबसे पहले बैठिए सर, क्या समस्या है। पोस्टमैन का 2 डाक मारना, बस यही है अपना लेता, और कुछ नहीं। उसको बुला दो। कल ही एक कस्टमर था, उसकी डीएमसी गुम होगी, पोस्टमैन किसी दूसरे घर में आया, वो आप बाहर गए यहाँ से, इतना एग्रेसिव था लेकिन ऊपर तक नहीं गया। वो पोस्टमैन बोला सर मैं तो टिकट बुलवा दूं, अभी चार्ज तेरे लगेंगे। हमारी मेंटलिटी पब्लिक की सुविधा के लिए, उसका सहयोग के लिए। आप उस दिन चीफ साहब बोले आधार ट्रांजैक्शन कितनी है सर, हमारा 70+। बोले टाइमिंग सर 10 से 5, बोले 8 से 8, सर 8 से 8 कर देंगे। और 24x7 कहेंगे तो वो भी कर देंगे सर। देखिए हम पोस्ट से ठीक है, पोस्ट की नौकरी, हमारे पास एपीएस के भी साथी हैं कुछ, वो दिन में ड्यूटी करेंगे, रात को 11 से 1 बजे तक फिर ड्यूटी आएगी, 3 से 5 तक फिर ड्यूटी आएगी। उनसे हम ठीक है या नहीं है ये बताओ। हम रोज घर जाके सो रहे हैं, आराम से सो रहे हैं, 8 घंटा तो सो रहे हैं। बाकी तो सभी अफसरों ने बता दिया, टारगेट पूरा करना ही पड़ेगा आपको, कोई भी रास्ता नहीं है बगैर टारगेट के। थैंक यू। अब मैं जो डिवीजन में अच्छा टारगेट करते हैं, रणबीर खरम जी भी हमारे साथ आज उपलब्ध हैं।
और शॉर्ट नोटिस पे भी इतना अच्छा काम कर जाते हैं, मैं जितनी भी तारीफ करूँ उतनी कम है। पोस्ट मास्टर का प्रधान डाकघर श्री कृष्ण कुमार सचदेवा जी, यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, मेरे साथी कर्मचारियों, भाइयों और बहनों, आप सभी को रणवीर खड़ग उर्फ दादरे खड़ग की राम राम। सबसे पहले मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे आज इस मंच से बोलने का मौका दिया। हम सब यहाँ हार डिवीजन की साल 2024-25 की मेहनत और उपलब्धियों को मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। यह पुरस्कार वितरण समारोह उन सभी साथियों की मेहनत का सम्मान है जिन्होंने पोस्ट ऑफिस की हर स्कीम जैसे POST, बीमा, आधार, IPPB आदि में बेहतरीन काम किया है और दिए गए लक्ष्यों से भी आगे निकलकर काम किया है। मैं अपने सभी सहकर्मियों को दिल से बधाई देता हूँ जिन्होंने कड़ी मेहनत की और हिसार डिवीजन का नाम रोशन किया। मैं खुद को भी सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे आज सम्मानित किया जाएगा। यह मेरे लिए सम्मान ही नहीं, एक नई ऊर्जा और प्रेरणा है। मेरी बदली अभी सिसाए सिंगल है सब पोस्ट ऑफिस में हुई है। जैसा कि आपको ज्ञात ही होगा, वहाँ एक ही आदमी के लिए सारी जिम्मेदारी निभाना थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा। इसलिए मैं खासकर अधीक्षक महोदय से निवेदन करता हूँ कि मुझे वहाँ एक कंप्यूटर और एक सहायक कर्मचारी देने का कष्ट, ताकि हम वहाँ भी इसी तरह शानदार प्रदर्शन कर सकें। मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे अधीक्षक महोदय श्री हरीश कुमार वर्मा जी को और हमारे दोनों ASP साहब श्री योगिता जी और श्री राम विलास जी को, जिन्होंने हमेशा हमें सही दिशा दी, प्रोत्साहित किया और विश्वास दिया। यहाँ तक कि विश्वास दिया, कई बार तो मैंने कह ही दिया राम विलास जी को, तो वो हर बार मेरी बात को मान ही लेते थे। साथियों, हम डाक विभाग की वो मजबूत कड़ी हैं जो हर गांव हर गली तक सिर्फ चिट्ठी या पार्सल ही नहीं पहुंचाते, बल्कि भरोसा, सेवा और ईमानदारी भी पहुंचाते हैं। मैं साल 1998 से इस विभाग का हिस्सा हूँ। जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है कि ये सिर्फ नौकरी नहीं थी, ये एक सेवा का रास्ता था। हर दिन, हर ड्यूटी और हर ग्राहक की मुस्कान ही हमारे काम का सबसे बड़ा इनाम रही है। आज भले ही सरकारी छुट्टी है, गुड फ्राइडे, फिर भी हम सब यहाँ उपस्थित हैं। यह दिखाता है कि हम सिर्फ काम करने वाले नहीं हैं, हम उस सोच और उस भावना से जुड़े लोग हैं जो डाक विभाग को देश की सेवा का सबसे भरोसेमंद चेहरा बनाते हैं। हमारी उपस्थिति, हमारे रिकॉर्ड और हमारी रिपोर्ट, जैसा कि श्री कृष्ण कुमार रोहिला जी ने काफी विस्तार पूर्वक आप लोगों को बताया है, ये कागज ही नहीं है, ये हमारी मेहनत, ईमानदारी और समर्पण की पहचान है। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर हम सभी ऐसे ही एकजुट होकर सच्चाई और लगन से काम करते रहें तो हमारा हिसार डिवीजन पूरे देश में सबसे बेहतरीन डिवीजन बनकर उभरेगा। अंत में मैं कुछ पंक्तियां आप सब के साथ साझा करना चाहूंगा। आशा है आपको पसंद आएगी और मुझे उम्मीद है आप तालियां भी बजाएंगे। जहाँ पसीने की इज्जत हो वहाँ मेहनत थकती नहीं, जहाँ पसीने की इज्जत हो वहाँ मेहनत
शक्ति नहीं, जहाँ सेवा को पूजा जाए वहाँ डाक कभी देर से पहुंचती नहीं। पद पद पर सेवा हमारा धर्म है, हर खत में भावों का संगम है। भारतीय डाक विभाग सिर्फ एक विभाग नहीं, यह तो देश की आत्मा की धड़कन है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय डाक विभाग। धन्यवाद करब साहब। मैं आमंत्रित करता हूँ मैडम दीपमाला से, ये भी हर ऑफिस में बहुत ही शानदार प्रदर्शन करती है। मेरी डिपार्टमेंट के सभी हायर अथॉरिटी, बस मैं यही टिप्स देना चाहूंगी कि अपने जो एजेंट्स हैं उनके साथ एक अच्छा कनेक्ट बना के रखो आप, क्योंकि हमने मोस्टली काम उन्हीं से लेना होता है। उनका काम अगर हम स्पीडली करेंगे, उनको डराएंगे नहीं सिंपल लैंग्वेज में, तो वो हमें बहुत अच्छा काम ला के देते हैं। और फीमेल स्टाफ से मैं कहूँगी कि हमारा तो बिहेवियर भी बहुत अच्छा रहता है और हम लोग तो हर चीज में अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो और हम मल्टीटास्किंग भी होती है, घर भी अच्छे से संभालते हैं, ऑफिस भी। तो बस मैं यही कहूँगी, और आप लोग थोड़ा सा अगर किसी के भी परिवार में कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, आप उनको देखो कितने प्रेशर में रहते हैं वो। तो हम लोग तो जैसे कि सर ने बताया कि 8 घंटे आराम से हमें सोने को मिलते हैं, तो इस चीज को एंजॉय करते हुए अपने टारगेट अचीव करना चाहिए। मैं तो बहुत एंजॉय करती हूँ। तो बस मैं यही कहूँगी कि बस अपना रेगुलर रहो हर काम में, अपने आप टारगेट अचीव हो जाते हैं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू मैडम दीपमाला। और आप सभी से अनुरोध करता हूं कि दोनों ही कर्मयोगियों के लिए जोरदार ताली बजाकर इनका अभिनंदन किया जाए। और एक नई चीज यहाँ से निकल के आई कि एजेंट्स के साथ हमारा जो व्यवहार है वो मधुर होना चाहिए, और वहाँ से निश्चित तौर पर बिजनेस निकलता है। और डीलिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है ये चीज़ें, और बिजनेस की जहाँ बात हो तो वहाँ तो मायना रखती है ये चीज़ें। तो एक नई चीज़ निकल के आई, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी जो डाकपाल उप डाकपाल यहाँ विराजमान हैं वो इस प्रक्रिया को अपनाएंगे और उनको अच्छा मान सम्मान देंगे, ताकि हमारा निश्चित तौर पर बिजनेस बढ़े। इसके अतिरिक्त जो डिलीवरी ऑफिस हैं उनके लिए भी एक छोटी सी टिप्स है कि वो अपने पोस्टमैन का सहारा लें, उनको यूज करें। उनको कहीं भी बीट में डाक तो आप 12-1 बजे तक बांट कर आ जाते हैं, उसके बाद 1 आधा घंटा खातों के लिए भी लगा दो, RPLI की पॉलिसी के लिए भी लगा दो। तो अगर आप इस प्रकार का कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर पोस्टमैन भी कुछ न कुछ आपको ला कर देगा, तो आपका काम भी बन जाएगा और पोस्टमैन को काम भी मिल जाएगा। जब तक हम सभी मिलकर ये काम नहीं करेंगे ना, तब तक अचीव करना टारगेट बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब टीम सारी काम करती है तो काम आसान हो जाता है। तो अब मैं माननीय अधीक्षक महोदय से निवेदन करूंगा कि वो आए और वो भी अपना अनुभव शेयर करें। सबसे पहले तो मैं जो हमारे सभी ग्रुप लीडर्स हैं, टीम लीडर्स हैं और सभी SPM हैं, वो भी सभी लीडर्स ही हैं, और सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। एक बार जरा मेरी सुर में सुर मिला के, वैसे तो ज्यादा इतने 69 SPMs बैठे हैं और मैं अकेला कह रहा हूँ नमस्कार, तो मेरे से हाल गुन जाना चाहिए है। तो एक बार सभी जाके नमस्कार सभी के। नमस्कार जी। हाँ, हवा आया देखो मजा। तो आज की जो ये मीटिंग है इसका उद्देश्य बिजनेस रिव्यू ही नहीं है, उसके अलावा इस बात पे फोकस करना है कि डिपार्टमेंट क्या करने जा रहा है और हम क्या करने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि अभी जो सर्कल हेड मीटिंग जो होती थी जून जुलाई में, वो इस बार 1 अप्रैल 1-2 अप्रैल को ही मुंबई में हुई, जिसमें हमारे माननीय मौसी ज्योतिराजे सिंधिया जी भी थे। और उन्होंने कहा कि मैं डाक विभाग को जिस स्वरूप में देखता हूं ना, उस स्वरूप में नहीं चाहता मैं डाक विभाग को। डाक विभाग अपना स्वरूप बदले और उसको बदलना होगा। यदि आप साथ देंगे तो भी बदलेगा और नहीं साथ देंगे तो आपके बिना भी बदलेगा। और डाक विभाग जब बदलेगा, आप साथ देंगे
बहुत अच्छा है, नहीं देंगे तो भी बदलेगा, और जो साथ नहीं देगा वो बाहर हो जाएगा उस रेस से। तो क्या आप सब लोग जो ये डाक विभाग बदल रहा है इसका हिस्सा बनना चाहते हैं? नहीं, मजा नहीं आया यार। फिर मैं मेरी भिवानी डिवीजन की टीम को साथ रखना चाहता हूं, और जो भी चेंज होंगे उसमें आप सबके सहयोग के बिना नहीं हो सकता, और यदि आप लोग उसमें मेरा सहयोग नहीं करेंगे तो अपना हिसार डिवीजन पीछे रह जाएगा। तो इसलिए एक बार जोर से बदलाव के लिए तैयार है? ठीक है। अभी जो बदलाव की बात है, बदलाव में एमओसी ने जो सर्कल हेड को है वो हमें 10 तरह के टारगेट दिए, 6 वर्टिकल टारगेट और 4 हॉरिजॉन्टल टारगेट। तो मैं आप सभी प्लीज नोट कर लीजिए, आपको पता रहेगा कि क्या होने वाला है डिपार्टमेंट में। आप जाके भी देख सकते हैं। मेरे ख्याल में कोई काफी टाइम नहीं ले रहा, बस ये चले जाएंगे, साल में एक बार मीटिंग होगी, सब बुलाएंगे, कुछ कह देंगे, सुन लेंगे, है ना, इस विचारधारा के साथ। नहीं, आप नोट कर लीजिए, बेटर आपके पास मोबाइल में नोट पैड होगा, उसमें नोट कर लीजिए। चाहिए जो टारगेट है, वो पहला जो टारगेट है, जो 6 वर्टिकल टारगेट है, उसमें है पहला रजिस्टर लेटर और स्पीड पोस्ट डॉक्यूमेंट। इसके ऊपर काम होगा। जो दूसरा टारगेट है वो है पार्सल। पार्सल में लॉजिस्टिक कोस्ट इंक्लूडेड है, तो पार्सल पे काम होगा, उसके लिए विशेष योजना रहेगी। जो तीसरा है वो है इंटरनेशनल मेल। हमारी जो इंटरनेशनल मेल है उसके ऊपर फोकस रहेगा डिपार्टमेंट का। जो चौथा है वो सेविंग बैंक, जो हमारे सेविंग बैंक के टारगेट्स हैं उसके ऊपर फोकस रहेगा। जो पांचवा है वो है पीएलआई आरपीएलआई। पीएलआई आरपीएलआई पे फोकस रहेगा। और जो छठा है वो सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज, उसके अंदर हमारे आधार सर्विसेज और पीओपीएस के सर्विस वो मेन है। तो हमारा पीओपीएस के तो अच्छा चल रहा है, लेकिन आधार हमारा अच्छा नहीं चल रहा है। इसके अलावा तो ये तो हो गए हमारे 4 वर्टिकल टारगेट। उसके अलावा 6 वर्टिकल टारगेट और 4 हॉरिजॉन्टल टारगेट है। उसके अंदर पहली चीज है अकाउंटिंग। हमारा जो अकाउंटिंग प्रोसीजर है वो ठीक होना चाहिए। हमारा जो अकाउंटिंग है, जैसे मान लो क्या होता है, हमारा एसजीएसटी डालना है, सीजीएसटी डालना है, मान लो बीपीएफ ने इकट्ठा डाल दिया, तो उसमें हम क्या करते हैं कि इकट्ठा ही डाल देते हैं, उसको अलग नहीं करते। तो जो हमारा अकाउंटिंग प्रोसीजर है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। जो दूसरी चीज है वो है ट्रेनिंग। हमारे जो ट्रेनिंग है, हमारे किसी को कोई काम नहीं आता, उसके लिए अभी आई गोट पे, कर्मयोगी पे, पोर्टल पे ट्रेनिंग अवेलेबल है। आपको जो काम नहीं आता उसकी ट्रेनिंग कीजिए, अपने आप कीजिए चला के, अपने आप सभी रजिस्टर्ड है। जो काम भी नहीं आता उस काम को अच्छे से सीखना है और समझना है। ठीक है? नहीं आ रही समझ में? ठीक है, आ रही है। और उसके बाद है कस्टमर रिलेशंस। कस्टमर रिलेशंस में है क्या है, कंप्लेंट्स है। जो हमें कंप्लेंट है वो सेम डे और जब भी आप देखें उसी टाइम उसको रिजॉल्व कर देना है, नेक्स्ट डे के ऊपर नहीं लेके जाना है। और जो लास्ट चीज है वो है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के से आपको वेलवर्ट होना पड़ेगा। और जो हमारे जितने भी ट्विटर है और जो दूसरी चीजें हैं, डिपार्टमेंट IQ 2.0 लेके आ रहा है, उससे अच्छी तरह वेलवर्ट होना पड़ेगा। और ऐसा नहीं जैसे बता रहे थे कि एसपीएम है और एसपीएम को रिपोर्ट तक निकालनी नहीं आ रही, तो अपनी रिपोर्टें निकालना, कैसे ट्रांजैक्शन हुई, रिव्यू करना, वो सब चीजों पे आपको फोकस करना पड़ेगा। तो ये हमारे 10 तरह के टारगेट्स हैं, 6 वर्टिकल और 4 हॉरिजॉन्टल। ठीक है? इसके बाद अब टारगेट्स की और दूसरी चीजों की बात करते हैं। जो सबसे पहले बात आती है सेविंग बैंक टारगेट की। सेविंग बैंक टारगेट में हमारे कुछ एसपीएम से सिंगल हैंडेड है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, और कुछ डबल ट्रिपल हैंडेड भी अच्छा नहीं कर रहे हैं।
तो ये चीज अच्छी नहीं है, क्योंकि वो उनकी मेहनत भी खा रहे हैं जो अच्छा कर रहे हैं। कुछ एसपीएम के तो अभी मैंने लिस्ट में देखा कि पीओ के बराबर भी अकाउंट नहीं है, स्टैंड हो रहा है। अभी पीछे आपको पता ना EST2 बढ़वाया गया, उसके अंदर हमारे बहुत सी पोस्टें जा रही हैं और डिपार्टमेंट ने हर एक डिवीजन को थोड़ा ही टाइम दिया है कि हम या तो उस ऑफिस को इंप्रूव करें, काम बढ़ाएं, काम नहीं बढ़ा सकते तो रिलोकेट करें जहाँ काम बढ़ जाए, और यदि वो नहीं होगा तो उसको बंद कर दें। अभी जल्दी ही एक दो ऑफिस रिलोकेट और बंद जल्दी ही होने वाले हैं उसके आधार पर। तो इसलिए बेटर है कि हम काम बढ़ाएं। और जो दूसरी चीज है कि पहले जो हम चल जाता था, अभी ईयरली टारगेट है, एक साल बाद रिव्यू होगा, अब वो चीज खत्म हो गई है। अभी आपको टारगेट, अभी आपने देखा होगा कि मंथली टारगेट दिया है और 1 महीने बाद दोबारा रिव्यू होगा। जो लो परफॉर्मर है उनको यहाँ बुलाया जाएगा और उनकी रिपोर्ट सर्कल ऑफिस को मंथली जानी है। तो हर एक ऑफिस का, हर एक एम्प्लॉइज का टारगेट रिव्यू होगा और मंथली होगा। अभी आपने देखा होगा अप्रैल का हमने आपको मंथली टारगेट ही दिया है। और ये तो टेंडेंसी है, कुछ एसपीएम की टेंडेंसी है कि जैसे बीओ के अकाउंट्स है 2 महीने बाद 3 महीने, अभी मैंने एक बीओ में देखा कि उसका 4 महीने पहले टाइम डिपॉजिट का अकाउंट खुलवाया था और 4 महीने बाद तक एसपीएम ने वो पासबुक नहीं भेजी। तो ये सारी चीजें भी आइडेंटिफाई होगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी। और इसी काम के लिए चीफ साहब ने अपनी वीकली विजिट फिक्स की है। वो हर वीक में, हर सैटरडे को किसी ना किसी ऑफिस में, किसी ना किसी डिवीजन में वो जाएंगे। और ऐसी ही हिदायत मेरे लिए है कि मैं भी वीकली 1 या 2 विजिट और सरप्राइज विजिट करूं, और उसके अंदर यदि इस टाइप की कोई चीजें मिलती हैं तो इमीडिएट एक्शन लेना है। तो दूसरी जो बात है, ये तो होगी उसकी बात है। उसके बाद है PLI RPLI। PLI RPLI में मैं देख रहा था कि 50% से ज्यादा एसपीएम हमारा स्टाफ 0 पे है। ये चीज नहीं चलेगी। अभी जिसका कोड नहीं है वो अपना एनलो का कोड ले ले, हर एक को काम करना है। हर एक बंदा, हर एक एसपीएम, हर एक ये एनलो है, हर एक पोस्टमैन एनलो है, हर एक MTS एनलो है। हर एक को काम करना है। जिस तरह एसपी का टारगेट रिव्यू होगा, इसी तरह PLI RPLI का टारगेट भी मंथली रिव्यू होगा और उसकी रिपोर्ट भी सर्कल को जाएगी। जो तीसरा है वो जो हमारे पास है वो उसमें है आधार सर्विसिंग। जहां आधार है वो एसपीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आधार चले। ये नहीं है कि मैंने तो ग्रुप में डाल दिया था, मेरा सिस्टम काम नहीं कर रहा। एसपीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ठीक करवाए। यदि खुद से नहीं होता है आईटी सेल से कांटेक्ट करे, मेल करे। यदि 2-3 दिन में नहीं होता है तो मेरे नोटिस में डाले। तो मेल करके सिर्फ ग्रुप में डालने से नहीं होगा, एसपीएम पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होगा। और अभी अभी हमने आधार से जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए मिनिमम 10 आधार पर डे का टारगेट है। और ये चीज चीफ सर पर्सनली रिव्यू कर रहे हैं। और इस चीज के बारे में तो आप ज्यादा रणवीर जी से भी पूछ सकते हैं कि आपने इतना लेंगे 1 साल में कितने आधार बनाए, यही पूछते हैं। तो आपको इस चीज को एंश्योर करना है, जहाँ आधार भी है वहाँ आधार का काम जरूर हो। यदि नहीं होगा तो उसके लिए फॉर दिस। और यदि आधार आउट ऑफ ऑर्डर है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा। उसको मेल करनी है, आईटी से कॉन्टेक्ट करना है और उसको फंक्शन में लेके आना है और एंश्योर करना है कि मिनिमम ट्रांजेक्शन जाने वाली वहाँ ट्रांजेक्शन हो। तो इससे जो अगली चीज है वो है पीएमए वाली। अभी क्या है कि पीएमए T+0 काम का हिस्सा है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एसपीएम की है। यदि वो उसकी परफॉर्मेंस पुअर पाई जाती है तो ये कि मंथली रिव्यू होगा और इसके इस काम के लिए भी प्रोग्राम नोटिस आपको इश्यू होगा। इसके अलावा T+0 है। अभी मैं देख रहा था
इसका मतलब देखिए हमारे जो एसपी साहिबान है वो कुछ नहीं कर रहे अभी उसमें तो 17% कैसे वीडियो रखी भाई तो इसको बताओ 117 115 110% कैसे उनकी ये में 110% कैसे हुई कोई बता सकता है किसी को कोई आइडिया एसपीएम खुद पर्सनली रिस्पॉन्सिबल है उसको देखना है कि ये हिसाब ठीक से मिला नहीं मिला जो अकाउंटिंग वाला है टैबलर वाला वो चीजें देखनी है ये बोगस फीडर नहीं चलेगी कम है तो उसके लिए भी ऐसे रिस्पॉन्सिबल है उसको देखना है कि आउटपुट हमारे जितने आर्टिकल आए वो उतने ही किए जाने चाहे या नहीं हुई को देखना है और अभी मैं ऐसा करेगा तो बंदे हैं आप ये नहीं जा रहा चल मैं जल्दी चला जाऊंगा 5 मिनट चला जाता हूँ ऐसा नोटिस में आया है तो ऐसा भी नहीं करेंगे अपना जब तक ऑफिस में है काम कीजिए आप मिडिल जा सकते हैं तो बोले कहीं कस्टमर जा सकते हैं नहीं जा सकते लेकिन वो प्रैक्टिस आप प्लीज बंद कर दीजिए और ये इंश्योर कीजिए जो अब अगली चीज है वो जो पहले वाला है स्पीड पोस्ट डॉक्यूमेंट और रजिस्टर्ड लैब उसके लिए हरेक एसपीएम को बुक करने हैं यदि कहीं बुकिंग नहीं हो रही है या कम है उसके लिए भी टारगेट है आप स्कूल कॉलेज गवर्नमेंट हॉस्पिटल उनमें विजिट कीजिए और गाइड दीजिए कि जो उनका बुकिंग का काम है एटलीस्ट सरकारी ऑफिस का तो आपके थ्रू हो वो प्राइवेट कोरियर के थ्रू ना हो तो विजिट कीजिए और इंश्योर कीजिए कि कोई भी ऑफिस मेरा ऐसा ना हो कि मैं जिसमें रजिस्ट्री रिपोर्ट और पार्सल बुक ना होता हूँ इसके अलावा इंटरनेशनल मेल के लिए अपने एरिया में कस्टमर आइडेंटिफाई कीजिए जो फॉरेन में अपने आर्टिकल बेचते हो सेल करते हो आपको अपने अपने एरिया में पोस्टमैन के माध्यम से रिसर्च करनी है कि कौन कौन हमारे ऐसे कस्टमर हैं जो सेल का काम करते हैं फॉरेन सेल का काम करते हैं या इंडिया में भी पार्सल वगैरह भेजते हैं तो उनको हमारा कस्टमर बनाना है यदि आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करके हमें बता देना है या कंसर्न एमई को बता देना है यदि नहीं तो आप हमें बता सकते हैं उसके बाद हम उसको टेकअप कर लेंगे तो आप सभी नेक्स्ट वीक में ये सब रिसर्च करके और आप मेरे को बताएंगे कि इंटरनेशनल मेल के लिए आपके पास या दूसरे पार्सल के लिए आपके एरिया में क्या स्कोप है सभी पोस्टमैन की ड्यूटीज लगाइए क्योंकि अभी जो हमारे पास है पोस्टमैन की अभी ES2 पर आ गया तो उसमें देखा गया कि हमारे पास जो 50% पोस्टें जो है ना पोस्टमैन की सरप्लस हो रही है काम नहीं है तो इसलिए उनको काम पे लगाइए और काम बढ़ाइए इसके अलावा जो रोहिला जी ने बताया कि जैसे पार्ट ऑफ कैश है जिसके पीरियड का पार्ट ऑफ कैश होगा जिसने एक्सपेंसिस किया है वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होगा या जिसके टाइम का है वो अपने टाइम का फ्री पार्ट ऑफ कैश डिवीजन ऑफिस से कॉन्टेक्ट करके कंसर्न पीए से और उसको सेटल्ड करवा लीजिए और इसी तरह ही एसपीसी ऑब्जेक्शन के लिए क्योंकि आज तो हमें आज आप ऑफिस में काम कर रहे हो आपको याद है कि किस वजह से हुआ मान लो 2 साल बाद आपसे पूछा गया तो आपको पता नहीं होगा और उसके लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी खास तौर से पीओसी और एसपी ऑब्जेक्शन के लिए इस चीज का ध्यान रखें अपने टाइम का अभी जो भी एसपीएम रिलीव हो रहे हैं अपने टाइम का सेटल करके और क्लियर करके फिर मूव करेंगे और इसके अलावा कंप्लेंट्स है ई पोस्ट है इसके लिए भी हमारे डिवीजन ऑफिस से बार बार डाला जाता है वो डालने की जरूरत नहीं है एसपीएम की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी डेली चेक करेगी कितनी ई पोस्ट आई है डिलीवरी ऑफिस में कितने ईएमओ है उनका प्रिंट आउट लेके सेम डे वो डिलीवरी के लिए डिलीवर करवाए और ES2 का मैंने आपको बता ही दिया कि अभी कैसा कैसा चल रहा है कि ES2 के लोग से रिलोकेशन का मर्जर का ऐसा चलेगा यदि आप ऑफिस बचाना चाहते हैं सीटें बचाना चाहते हैं स्टाफ स्ट्रेंथ रखना चाहते हैं तो आप उस चीज को ध्यान रखेंगे और ये सारे टारगेट आप अचीव करें ताकि ES2 का जो फिगर है वो सभी से अपना हमारे यहाँ ई ब्रांच से ले सकते हैं कि आपके ऑफिस में कितना काम है तो आपको पता चल जाएगा कितना काम है अभी इस बार तो हमने कुछ मैनुअल भरवाया अभी उसके ऊपर काम चल रहा है अभी अगले 3 महीने बाद वो पूरा डाटा ऑटो फैच होना शुरू हो जाएगा आपसे वो डाटा भी नहीं भरवाएंगे
और वो बिल्कुल एक्यूरेट फिगर आएगी और उसके अकॉर्डिंग ही ऑफिस मर्जर रिलोकेट और पोस्टें उसके अकॉर्डिंग ही मिलेगी। कोई कहता जी मैं काम बाद में बढ़ा दूंगा, आज मेरे को बदला दे दो, ऐसा नहीं रहेगा। और एक बार पोस्टें चली गई तो दोबारा वापस लाना आपको पता ही है कि पोस्टें बनती नहीं है बड़ी मुश्किल से, और जिस डिवीजन में काम होगा उसमें चली जाएगी। मान लो डबल हैंडेड है, सिंगल हैंडेड हो जाएगा, ट्रिपल है तो डबल हो जाएगा। अभी जैसे एक पोस्ट हमारे रानिया से जा रही है, बहुत से ऑफिस है कि ऐसे जहाँ दो की जगह एक का काम निकल रहा है। तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी ऑफिस हमारा डबल से सिंगल हो, ट्रिपल से डबल हो, तो इसलिए हम काम करें। और इसके अलावा सभी अपने ऑफिस को साफ सुथरा रखेंगे और नेम बोर्ड, लोगो, बोर्ड, वर्किंग आवर ये सभी एसपीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यदि नहीं है तो हमारे ऑफिस से कॉन्टेक्ट करके डिमांड करके मंगवा के रखें, क्योंकि जो चीफ सर्विस है वो कंटिन्यू विजिट होनी है और उसके लिए भी यदि नहीं होगी तो एसपीएम को 10 स्पॉट कई इंस्टेंस मैंने देखे, मैंने इनके साथ बरेली में काम किया है, तो 10 स्पॉट ये डिसीजन ले लेते हैं और वो 10 स्पॉट डिसीजन लिया हुआ हमारे लिए अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए बेटर है कि हम सभी चीज़ों का ध्यान रखें और रिस्पॉन्सिबली काम करें। बाकी हम वीकली रिव्यू करते रहेंगे और जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है उनको हम वीकली बुलाते रहेंगे, टाइम टू टाइम गाइड करते रहेंगे। बाकी तो जो काम नहीं करेंगे वो जैसा ऊपर वाले आदेश करेंगे उनके अकॉर्डिंग ही हम काम करेंगे। बाकी वो जो मंथली है वो सिर्फ हम आपको गाइडेंस के लिए बुलाएंगे, कर दो ठीक है, यदि नहीं करेंगे तो फिर जैसा आदेश आएगा वैसा ही हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो ये तो रही पूरे बिजनेस की और रिव्यू की बात, ओवरऑल चीजें मैंने नोटिस की थी। और इसके अलावा मैं जो हमारे जो बेस्ट वर्कर हैं उनको एडवांस में बधाइयाँ देता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि वो अच्छा काम करते रहेंगे। और हमारी टीम का भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट किया है और डाटा भी काफ़ी अच्छा कलेक्ट किया है। तो हम 1 महीने बाद मिलेंगे टारगेट के साथ। कौन कौन 1 महीने बाद कौन मिलना चाहेगा? हाथ खड़ा करना है। 1 3 4 5 अच्छा करने के लिए मिलना चाहिए या लो परफॉर्मर में? अच्छा करने के लिए। बाकी नहीं मिलना चाहते हैं नहीं, लेकिन अच्छा करने वाले को तो महीने वाले दिन नहीं बुलाना है, लेकिन उनको बुलाना है कि जो लो परफॉर्मर हैं। बाकी उनको तो सम्मानित करने के लिए टाइम टू टाइम हम चीफ सर की नेक्स्ट विजिट अगर हुआ या शिक्षा होने वाली है तो उस टाइम उन्हीं के हाथ से हम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करवाएंगे। तो इसलिए आप सभी इंश्योर करें कि मंथली मीटिंग में कि हमें किसी को कुछ कहना सुनना ना पड़े और हमारी सर्कल में भी हमारी इमेज अच्छी रहे। यदि आपकी इमेज अच्छी रहेगी तो मेरी भी इमेज अच्छी रहेगी। तो इन सभी बातों का आप ध्यान रखेंगे और इसी के साथ मैं ज्यादा बातों को आना करते हुए एक बार फिर से जो अच्छे परफॉर्मर को बधाइयाँ देता हूँ और धन्यवाद सर। धन्यवाद अधीक्षक महोदय का। और आप पुरस्कार वितरण होगा, मैं अनाउंस करूंगा जिन्होंने बेहतरीन काम किया है। और 192% इन्होंने टारगेट को अचीव किया। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि कर्तव्य सर्टिफिकेट का अभिनंदन किया जाए और माननीय अधीक्षक महोदय से अनुरोध करूंगा कि इनको पुरस्कार देकर सम्मानित करें। श्री मोहन लाल। और मैं सब डिविजनल हेड से भी अनुरोध करूंगा कि वो भी साथ आए और पुष्पमाला पहनाकर श्री कटारिया जी मोहनलाल जी का अभिनंदन करेंगे। बहुत ही शानदार प्रदर्शन, बहुत ही शुभकामनाएं, बहुत ही शानदार प्रदर्शन। इसी कैटेगरी में श्री रणवीर खरब एसपीएम बात है तो 1800 खातों का लक्ष्य था, 3042 खाते, यानी ये ओवरऑल 169% की अचीवमेंट है। बहुत ही शानदार कार्य है और मैं सब डिविजनल हेड से भी अनुरोध करूंगा कि पुष्पमाला पहनाकर इनका अभिनंदन करें और माननीय अधीक्षक महोदय से अनुरोध है कि पुरस्कार देकर सम्मानित करें।
संदीप सर फोटो को नहीं आया ढंग से का माला के साथ फोटो हाथ लगा लो आप ये ग्रेट खरब चैनल को चलना है इसका तो एक बार फिर जोरदार ताली से इनका अभिनंदन किया जाए। मैडम दीपमाला एसपीएम नई मंडी सिरसा 1800 खातों का लक्ष्य था 2453 खाते खोलकर 130% अचीवमेंट। मैं मैडम पूजा से अनुरोध करूंगा कि पुष्पमाला पहनाकर इनका अभिनंदन करें और अधीक्षक महोदय से अनुरोध है कि पुरस्कार देकर इन्हें सम्मानित करें। बहुत ही शानदार काम करती है और हर बार प्राइज में टॉप परफॉर्मर रहती है। बहुत ही शानदार कार्य। इस अनुरोध एक बार और जोरदार का अभिनंदन किया जाए। इसी श्रृंखला में मैडम शीला एसपीएम एचपीएम 1800 खातों का टारगेट था 1937 खाते खोले 107% अचीवमेंट। बहुत ही शानदार प्रदर्शन करती है, हर बार शानदार प्रदर्शन रहता है, बहुत ही मेहनत करती हैं। तो मैं आप सभी से फिर अनुरोध करूंगा एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका अभिनंदन किया जाए। श्री सुरेश सब्बरवाल एसपीएम पटेल नगर हिसार 1800 का टारगेट था 1881 खाते खोले इन्होंने 104%। साइलेंट वर्कर है, हर वर्ष बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते हैं। मैं सब डिविजनल हेड से भी अनुरोध करूंगा कि वो आए और श्री सब्बरवाल जी को माला पहनाकर इनका अभिनंदन करें। आप सभी से अनुरोध है कि तालियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। जोरदार इनका अभिनंदन। श्रीमती मोनिका सोनी एसपीएम जेसीडी सिरसा वो नहीं आई है। श्री महेंद्र सिंह जी एसपीएम मंडी आदमपुर बहुत ही शानदार प्रदर्शन 4500 खातों का लक्ष्य था 4011 इन्होंने खोले 102% अचीवमेंट। मैं सब डिविजनल हेड से अनुरोध करूंगा कि पुष्पमाला पहनाकर इनका अभिनंदन करें। बहुत बिना घड़ी के वर्कर हैं, वैसे घड़ी बांधते हैं लेकिन टाइम नहीं देखते हैं, दिन रात लगे रहते हैं। बहुत ही शानदार प्रदर्शन, बहुत ही उम्दा प्रदर्शन। श्रीमती ज्योति एसपीएम बीआर आंसीएसओ बहुत ही शानदार, हर बार बेहतरीन प्रदर्शन। 1800 खातों का लक्ष्य था 1838 ओवरऑल परफॉर्मेंस 102%। मैं मैडम पूजा से अनुरोध करूंगा कि पुष्पमाला पहनाकर इनका अभिनंदन करें और माननीय अधीक्षक महोदय पुरस्कार देकर सम्मानित करेंगे। जोरदार कर्तव्य अभिषेक का अभिनंदन। इसी श्रृंखला में श्री हेमराज एसपीएम टोहाना मंडी सब डिविजनल हेड से अनुरोध है कि पुष्पमाला पहनाकर इनका अभिनंदन करें। बहुत ही शानदार प्रदर्शन। श्रीमती मुकेश वर्मा एसपीएम नई मंडी फतेहाबाद बहुत ही शानदार प्रदर्शन इनका भी 1800 खातों का लक्ष्य था 1657 खाते बोले 92% अचीवमेंट। बहुत ही शानदार प्रदर्शन। माननीय अधीक्षक महोदय पुरस्कार देकर सम्मानित करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि जोरदार कर्तव्य अभिषेक का अभिनंदन किया जाए। इसी प्रकार आज का हमारा जो महत्वपूर्ण चीज है आधार ट्रांजेक्शन को लेकर, जिसको लेकर सर्कल ऑफिस भी काफी गंभीर है, उसमें सबसे बेहतरीन जो परफॉर्मेंस है राकेश कुमार एमटीएस की सार है 8,986 ट्रांजेक्शन किए। बहुत ही शानदार प्रदर्शन। आप सभी से अनुरोध है कि कर्तव्य अभिषेक से इनका अभिनंदन किया जाए। दासपाल महोदय से भी अनुरोध है कि इनके साथ पुष्पमाला पहनाकर इनका अभिनंदन करें। बहुत ही शानदार प्रदर्शन। इसी श्रृंखला में श्री गौरव एमटीएस सिरसा एसओ इन्होंने भी 7573 ट्रांजेक्शन करके बहुत ही शानदार प्रदर्शन। अच्छी ट्रांजेक्शन इनके द्वारा की गई। दासपाल सिरसा एसओ से भी अनुरोध है कि वो भी आए, पुष्पमाला पहनाकर इनका अभिनंदन करें। अधीक्षक महोदय से अनुरोध है कि पुरस्कार देकर सम्मानित करें और आप सभी से अनुरोध है कि जोरदार कर्तव्य अभिषेक का अभिनंदन। श्रीमती पूजा डीडीएस आंसी एमडीजी नहीं आई है तो एसपीएम आंसी एमडीजी से अनुरोध है कि वो आए। 4097 ट्रांजेक्शन, बहुत ही शानदार प्रदर्शन और तीसरा स्थान है, बहुत ही बेहतरीन। श्री जयदीप एमटीएस शुक्लाना मंडी बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं आधार के क्षेत्र में। ये नहीं आए हैं तो एसपीएम से अनुरोध है कि वो आ जाएं और उनकी तरफ से इनाम प्राप्त करें। सब डिविजनल हेड से भी अनुरोध है शुक्लाना में
अच्छी ट्रांजैक्शन, अच्छा व्यवसाय। मनीषा ABPM मॉडल टाउन में आधार का काम करती है, तो उन्होंने 3026 ट्रांजैक्शन की, बहुत ही बेहतरीन काम मॉडल टाउन का भी। SP मॉडल टाउन से अनुरोध है कि वो भी आए, बहुत ही शानदार। मैडम पूजा से अनुरोध है कि पुष्पमाला पहनाकर अभिनंदन करें। अधीक्षक महोदय से अनुरोध है कि पुरस्कार देकर सम्मानित करें, बहुत ही शानदार प्रदर्शन। आप सभी से अनुरोध है कि जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन किया जाए। Sorry, it's DJ.